गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप पिछले लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी वीबीटी की जो लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, उनकी चर्चा कर रहे थे अपन। तो पिछले लेक्चर में अपन ने देखी थी एक ही कमी जो थी सहजतापन सिद्धांत की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है संक्रमण तत्वों की उनकी सही व्याख्या नहीं कर पाया। संकुलों में जो चुंबकीय गुण पाए जाते हैं उनकी व्याख्या करने में असफल रहा था सहजतापन सिद्धांत। और उसके साथ साथ अपन ने ज्योमेट्री भी देखी थी संकुलों की, कि ज्यामिति किस प्रकार से वेरी करती है, तो उसको भी एक्सप्लेन करने में वीबीटी असफल रही थी। आज अपन एक अगली कमी जो है वीबीटी की वो है कॉपर सेकेंड के वर्गाकार समतलीय संकुलों का स्थायित्व। इनकी स्टेबिलिटी वर्गाकार समतलीय जो ज्यामिति होती है उसकी स्टेबिलिटी को नहीं बता पाई थी वीबीटी सहजतापन सिद्धांत। और अपन कंपाउंड लेंगे कॉपर का, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, कॉपर सेकेंड +2, और ये ज्योमेट्री लेता है वर्गाकार समतलीय। तो वर्गाकार समतलीय जो ज्योमेट्री होती है संकुल की, उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई वीबीटी। तो अपन सबसे पहले कोबाल्ट को लेंगे। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट एक तो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थर्ड में, यानी कि कोबाल्ट जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑर्गन 3d7 4s2, 27 एटॉमिक नंबर है इसका कोबाल्ट का। और अब अपन इसकी +2 की बात करें तो +2 का मतलब 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, यानी 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, 7 3d ऑर्बिटल। 3d में 1 2 3 4 5 6 7, ये है कोबाल्ट सेकेंड के लिए। यानी कि अपन किसकी चर्चा करेंगे, यदि अपन इसकी कोबाल्ट जो है वो 6 समन्वय संख्या की 7 संकुल का निर्माण करें, यानी कि अष्टबलीय ज्यामिति का निर्माण करें। और इसके लिए अपन संकरण क्या मानेंगे, D2sp3। अष्टबलीय संरचना के लिए संकरण होगा D2sp3, और समन्वय संख्या पर मान रहे इसकी 6। तो 6 के लिए अभी इस संकरण के लिए अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे d ऑर्बिटल जो है उसमें से 2 ऑर्बिटल खाली करवाने पड़ेंगे, यानी 2 ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए जिनमें लिगेंड जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो इसके लिए क्या होगा कि वीबीटी के ये जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा, इससे अगले वाले ऑर्बिटल, यानी कि यहां से ये ऑर्बिटल खाली। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है 3d ऑर्बिटल में बचा हुआ है, यानी कि 2 ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली नहीं है। तो ये तर्क दिया जाता है कि अगला ऑर्बिटल कौन सा है, 4s, और इससे आगे 4p और 4d, इससे आगे 4d। कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रमोट होकर कहां चला जाता है, हाई एनर्जी की जो ऑर्बिटल है 4d में, 4d या 4p या 4d या 5s में, हाई एनर्जी के ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन अपने को खाली मिलते हैं कितने, या 4p का जो हाई ऑर्बिटल है हाई एनर्जी का ऑर्बिटल उसमें प्रमोट हो जाता है। इस प्रकार से अपने पास 2 3d ऑर्बिटल्स जो है वो खाली हो जाते हैं D2sp3 संकरण के लिए। अब यहाँ पे संकरण पॉसिबल हो सकता है D2s और p3, सॉरी यहाँ पे p में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा d में, 4d में, जो कि हाई एनर्जी का ऑर्बिटल है। अब यहाँ से अपन संकरण की बात करें तो D2 जो अपने को चाहिए थी वो 2 ऑर्बिटल मिल चुके s और p3, यानी कि ये वाला संकरण होगा D2sp3। अब ये तर्क होता है, दिया जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के ऑर्बिटल से गया है ये नाभिक की पकड़ से काफी दूर चला जाता है, यानी नाभिक का जो अट्रैक्शन है, आकर्षण बल, वो बहुत कम फील करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में प्रमोट हो चुका। तो यानी कि अब ये जो कोबाल्ट सेकेंड है इसकी
क्या नेचर हो जाती है कि ये कोबाल्ट थर्ड में अपघटित हो जाता है या ऑक्सीकृत हो जाता है। कोबाल्ट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से संकरण होता है D2SO3। अब इसी प्रकार से अपन बात करेंगे कॉपर के कंपाउंड की, यानी कि कॉपर जो है वो किस प्रकार से संकरण बनाता है। तो अपन कॉपर के कंपाउंड की बात करेंगे। अपन कंपाउंड ले रहे हैं CuNH3 का होल 4+2। ये कंपाउंड अपने पास कॉपर का, यहाँ पे कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी समन्वय संख्या 4 है कॉपर की और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 इस कंपाउंड में। अब अपन बात करें वीपीटी के अनुसार, वीपीटी ये कहती है कि इस कंपाउंड में कॉपर का जो हाइब्रिडाइजेशन है संकरण है वो क्या है sp3। अकॉर्डिंग टू वीपीटी के अनुसार कॉपर के इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। अब इसको देखते हैं तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ऑर्गन 18 के लिए और 3d10 4s1। 3d10 4s1। अब यहाँ पे कॉपर अपने पास प्रेजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d9 4s0, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से। 3d9 4s0 d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट 1 2 3 4। 9 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये है अपना 3d ऑर्बिटल। इसके बाद आता है 4s जो कि खाली है और इसके बाद 4p। ये अपना 3d ऑर्बिटल जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 4s खाली है 4p खाली है। अब इसके बाद देखेंगे अपन 3d9 4s0 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी कि 4 ऑर्बिटल चाहिए इसको खाली संकुल का निर्माण करने के लिए। अब वीपीटी के अनुसार, यानी वीपीटी ने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आगे कहीं प्रमोट होता है या हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में चला जाता है। ऐसा कोई तर्क नहीं दिया, यानी कि इसने इस इलेक्ट्रॉन को इसी ऑर्बिटल में मानते हुए इस कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन किया sp3 s और p3, यानी कि अमोनिया के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4p ऑर्बिटल में। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वीपीटी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है sp3, यानी कि वीपीटी ने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में प्रमोट हो जाता है। जबकि ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट की ये देखा गया कि ये जो कंपाउंड है इसके हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकल के आता है DsP2, यानी कि वीपीटी के अनुसार इस कंपाउंड के लिए, कॉपर के इस कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यानी कि अपन ने इलेक्ट्रॉनों का अरेंज करके देखा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है और इसमें ये प्रमोट भी नहीं हो सकता, बाकी जो इधर वाले ऑर्बिटल्स हैं उनमें प्रमोट नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। अब ये जब इसके लिए आगे के हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स है वहां पे प्रमोट होने के लिए वीपीटी ने कोई भी तर्क नहीं दिया था और यहाँ पे 4s 4p जो है इनको हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेने के लिए कहती है वीपीटी। संयोजकता सिद्धांत जो है वो कहां पे देती है, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। जबकि ऑब्जर्व करने से एक्सपेरिमेंटली इस कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है DsP2। अब ऑब्जर्व के हिसाब से हम देखेंगे कि DsP2 किस प्रकार से निकल के आता है। यहाँ पे 3d ऑर्बिटल, उसके बाद आता है 4s 4p और इसके बाद आता है 4d ऑर्बिटल। 4d ऑर्बिटल, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रमोट होकर कहां चला जाता है 4d
ऑर्बिटल है कि हाई एनर्जी का डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल पे चला जाता है, हाई एनर्जी का जो ऑर्बिटल है 4d उसमें प्रमोट हो गया। अब ये जो ऑर्बिटल है यहाँ से खाली हो जाता है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुए कहाँ जाता है 4d ऑर्बिटल में, हाई एनर्जी का जो ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे अपने पास संख्या बनता है कौन सा, एक d ऑर्बिटल और एक s और दो p ऑर्बिटल, और यहाँ पे संख्या निकल के आता है dsp2। यानी कि अमोनिया जो है वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहां डोनेट करेगा, एक d ऑर्बिटल में, एक लोन पेयर s ऑर्बिटल में और दो लोन पेयर दो p ऑर्बिटल्स में, यानी कि dsp2। ये एक्सपेरिमेंटली निकल के आता है किसके लिए, कॉपर के इस कंपाउंड के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए dsp2। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो था अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो प्रमोट होकर कहा जाता है हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में। तो ये जो कथन था तर्क था वो पीपीटी के द्वारा नहीं दिया गया था, और यहाँ पे इस प्रकार से इस कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2। एक d ऑर्बिटल sp3d, जैसे मान लो अपने पास sp3d, इसमें और इसमें क्या फर्क है, दोनों एक ही तरह है कि यहाँ पे dsp sp2d, यहाँ पर ले sp3d2 या d2sp3। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में 6 ऑर्बिटल है, 3 4 और 2 6, यहाँ पे भी 1 3 4 और 2 6, यानी कि यहाँ पे d ऑर्बिटल बाहर आ रहा है, बाहर लास्ट में आ रहा है। लास्ट का मतलब है यहाँ पे अगला जो 4d ऑर्बिटल है वो काम में आएगा संक्रमण में, यानी कि जैसे अपना 3d ऑर्बिटल है उसके बाद में कौन आएगा, d ऑर्बिटल 4d वाला। तो d ऑर्बिटल के बाद में आएगा मतलब यहाँ पे 4d बाहर का जो कोर्स है हाई एनर्जी का वो d ऑर्बिटल काम किया जाएगा। पहले d ऑर्बिटल आ रहा है पहले, तो इसका मतलब कि आंतरिक d ऑर्बिटल जो है 3d और d से पहले 3d वो संकरण में भाग लेगा। तो यहाँ पर संकरण अपना dsp2, यानी कि एक d ऑर्बिटल किसका है 3d का, एक 4s और दो p के। तो यानी कि ये जो कॉपर सेकंड का वर्गाकार समतलीय समतुल dsp2 संकरण के लिए ज्यामिति क्या होती है, वर्गाकार समतलीय, और sp3 के लिए चतुष्फलकीय। यानी पीपीटी के अनुसार इस कंपाउंड की ज्योमेट्री जो है वो क्या होनी चाहिए, चतुष्फलकीय, जबकि इसकी निकल के क्या आती है वर्गाकार समतलीय और संकरण dsp2। तो इस ज्यामिति के लिए पीपीटी जो है इस ज्यामिति की व्याख्या करने में असफल रही थी कॉपर के इस कंपाउंड के लिए। अगला कंपाउंड लेते हैं अपन मैग्नीज का MnCN6-3। इस कंपाउंड के लिए जो चुंबकीय गुण है उनकी व्याख्या पीपीटी द्वारा नहीं की जा सकती इस प्रकार से, यानी कि इस कंपाउंड में मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +3, मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ऑर्गन और 3d5 4s2। अब अपने पास मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो Mn+3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ऑर्गन 3d4 4s0, यानी कि 3d ऑर्बिटल जो है अपना इस प्रकार से 1 2 3 4 3d, इसमें इलेक्ट्रॉन है 4 1 2 3 4, 4s जो है वो खाली है। यानी कि Mn+3 कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। अब इसके साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है साइनाइड जो है वो लिगेंड जुड़ा हुआ है। कैसी साइनाइड लिगेंड की नेचर होती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो प्रेजेंट है उनकी पेयरिंग हो जाती है। यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है किसी समतुल्य स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होगा तो
सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का उन्हीं के ऑर्बिटल्स में पेयरिंग करवा देता है, यानी इन इलेक्ट्रॉनों का इन्हीं में अगर यदि पेयरिंग हो तो अपने पास इस प्रकार से अरेंजमेंट मिलेगा इलेक्ट्रॉनों का, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिटल जो है उनमें आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। इस वजह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण यहाँ पे CN जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसने क्या करवाया, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा दी। अब इसके बाद अपन इसके लिए ये पीपीटी के अनुसार हो रहा है, जो भी हो रहा है, पीपीटी ने क्या कहा कि पेयरिंग होने की वजह से इस संकुल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का मान जो है वो निकल के आता है 0। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर 0। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है कि ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पेयर्ड है सारे के सारे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 की वजह से यहाँ पे पीपीटी क्या कहती है कि चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है इस कॉम्प्लेक्स के लिए 0 निकल के आता है। जबकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो कंपाउंड है एक्सपेरिमेंटली उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का मान है वो 0 नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, और एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि इस कंपाउंड के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का मान निकल के आता है म्यू बराबर अंडर रूट एट का मतलब क्या हुआ कि इसमें इस कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक ऑर्बिटल्स में कम से कम 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ अंडर रूट का कि इन ऑर्बिटल्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी ही चुंबकीय आघूर्ण का मान अंडर रूट एट निकल के आएगा। यानी कि इसकी व्याख्या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे अनपेयर्ड रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी व्याख्या पीपीटी नहीं कर सकी। यानी कि इस कंपाउंड के लिए चुंबकीय गुणों की व्याख्या जो है इसके द्वारा नहीं की जा सकती। इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो उनकी पेयरिंग हो जाती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण, जिसकी वजह से यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं, नहीं पाए जाते हैं, और इसकी वजह से इस संकुल का मैग्नेटिक मोमेंट का मान निकल के आता है 0। जबकि एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया है कि इस कंपाउंड के लिए म्यू का मान 0 नहीं होता है, ऑब्जर्व करने से निकल के आता है अंडर रूट एट। और अंडर रूट एट का मतलब होता है कि कम से कम इस ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उस कंडीशन में मैग्नेटिक मोमेंट का मान क्या निकल जाएगा, अंडर रूट एट। तो ये जो व्याख्या थी पीपीटी द्वारा नहीं की जा सकती। तो ये थी संयोजकता सिद्धांत की कमियां, जिनकी व्याख्या संकुलों के लिए व्याख्या पीपीटी द्वारा नहीं की जा सकती। इन कमियों को दूर करने के लिए इनके बाद में अगला सिद्धांत आता है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। यानी कि ये जो कमियां हमने पढ़ी थी इनको दूर करने के लिए काम में लिया गया इसको क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत को। तो अगला अपना पॉइंट है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT के द्वारा इसको जाना जाता है। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि इसमें क्रिस्टल फील्ड में जो बॉन्ड बने होते हैं संकुलों में उनको प्योरली आयनिक बॉन्ड माना जाता है, सहसंयोजक बंधन नहीं माना जाता। यानी कि CFT जो है वो संकुलों में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है उसको क्या मानती है, केवल और केवल आयनिक बने। और फाइनली में इस पॉइंट से प्रत्येक साल क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यानी CFT से हर बार क्वेश्चन जरूर आता है। ये काफी खासा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। यानी कि पीछे जो कमियां थी उनको अपन दूर करेंगे इस थ्योरी के द्वारा। यानी कि ये किस प्रकार से एक्सप्लेन करती है, इसके अपने ही नियम है। यानी कि ये देखा जाए कि इसको संकुलों के लिए विकसित नहीं किया गया था, इसको जो क्रिस्टल आयनिक यौगिक है उनके लिए बनाया गया था। लेकिन इन कमियों को दूर करने की जैसे जैसे ये डेवलप होगी इसको काम में लेते गए आगे से आगे। जो भी हमने पीछे कमियां पड़ी है उन सभी की एक्सप्लेन करेगी CFT। यानी कि इसमें संकुल यौगिक में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अपन जिसको मानते हैं उसको क्या मानते हैं CFT, प्योरली आयनिक बॉन्ड। यानी कि इसको जो है वो बेथे नाम के वैज्ञानिक ने, बेथे ने सबसे पहले इसकी खोज की थी और
किसके लिए की थी? क्रिस्टल संरचना को समझने के लिए, जो जिनमें बॉन्ड जो है वो कैसा होता है? आयनिक बॉन्ड, यानी कि K+Cl-। इस कंपाउंड की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया जाता है इस सिद्धांत की सहायता से बैक्टीरिया। और इसने क्या कहा था कि यहाँ पे जो K+ है इसको माना एनाइन और Cl- जो है क्या है? एनाइन। यानी कि एनाइन जो है क्रिस्टल में एक फील्ड डेवलप करते हैं, यानी कि फील्ड डेवलप करते हैं जिसकी वजह से K+ और Cl- के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, आकर्षण बल डेवलप होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड जनरेट होता है या बॉन्ड पाया जाता है K+ और Cl-। सबसे पहले इसने आयनिक कंपाउंड के लिए बनाया था और बाद में इस थ्योरी को समकुल यौगिक थ्योरी के लिए अप्लाई किया गया। यानी कि वैद्य के अनुसार इस क्रिस्टल में Cl- जो एनाइन है ये फील्ड जनरेट करते हैं और उस फील्ड के कारण उस फील्ड का इफेक्ट पड़ता है K+ के जो d ऑर्बिटल है, यानी कि K+ के पास जो d ऑर्बिटल है उनके ऊपर इफेक्ट डालती है कौन? Cl- से एक फील्ड डेवलप करता है, वो फील्ड जो है वो d ऑर्बिटल K+ एनाइन के d ऑर्बिटल जो है उनके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। d ऑर्बिटल K+ के अगर अपन स्वतंत्र K+ आयन की बात करें तो स्वतंत्र K+ आयन के d ऑर्बिटल जो है सारे के सारे 1 2 3 4 यानी कि पांचों d ऑर्बिटल एक समान एनर्जी के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? dxy, dyz और dxz, dx² - y² और dz²। ये पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो एक समान होती है कब? यदि अपन स्वतंत्र K+ आयन की बात करें। लेकिन जैसे ही Cl- यानी कि एनाइन इनके पास आता है तो एनाइन जो है वो एक फील्ड डेवलप करता है, जनरेट करता है, जिसकी वजह से इन पांचों d ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। अकेले की बात करें K+ की स्वतंत्र K+ आयन तो इसके लिए पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी एक समान होती है, लेकिन अपन जैसे इसके पास में एनाइन आता है तो एनाइन की वजह से जो एनाइन का जो फील्ड है उसकी वजह से इनकी समदंशता यानी कि एक समानता जो है एनर्जी में वो समाप्त हो जाती है। यानी कि एक समान एनर्जी के होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम? समदंश अक्सर। एक समान एनर्जी समदंश या डीजेनरेट, यानी कि एनाइन की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में K+ के जो d ऑर्बिटल वो कैसे होते हैं? समदंश, एक समान ऊर्जा के या डीजेनरेट। सभी की एनर्जी एक समान होती है और उसके ऊपर Cl- आयनों के कारण, एनाइनों के कारण K+ के जो d ऑर्बिटल है इन d ऑर्बिटल की एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका अध्ययन किया था। यानी कि d ऑर्बिटल्स की एनर्जी में किस प्रकार परिवर्तन आता है इसको एक्सप्लेन किया था कहते हैं। यानी कि जब तक ये स्वतंत्र रहेगा पांचों d कक्षक जो है एक समान हो जाते हैं, जो क्या कराएंगे? समदंश या डीजेनरेट। और जैसे ही Cl- एनाइन इनके संपर्क में आएगा इनकी समदंशता जो है वो समाप्त हो जाती है। यानी कि कुछ ऑर्बिटल हाई एनर्जी के होंगे और कुछ ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के हो जाते हैं Cl- एनाइन के आने के बाद। तो ये मूल कंसेप्ट था इसका CFT का। अपन इसके अजम्पशन पढ़ेंगे सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, और उसके बाद भी ये स्टडी करेंगे कि किस प्रकार इनकी स्प्लाइटिंग होती है d ऑर्बिटल्स की। यानी कि अपन संकुलों की बात करें तो संकुलों में क्या होगा? एनाइन की जगह सेंट्रल मेटल एटम और एनाइन की जगह क्या होंगे? लिगेंड। यानी कि वहां पे एनाइन के रूप में लिगेंड को माना जाता है संकुलों में और एनाइन के रूप में सेंट्रल मेटल एटम को। तो वहां पे जैसे ही लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के संपर्क में आता है तो d ऑर्बिटल्स की समदंशता, डीजेनरेशन कैसे डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। स्प्लाइटिंग बोलते हैं इसको। d ऑर्बिटल्स का समदंश जो है वो उसका टूटना क्या कहलाती है? स्प्लाइटिंग। d ऑर्बिटल्स की स्प्लाइटिंग उसकी अपन अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।